ये जो ब्राह्मी लिपि है, ये वर्तमान में जो हम और आप हिंदी बोलते हैं देवनागरी लिपि में, ठीक है, हिंदी हमारी भाषा है और लिपि हमारी देवनागरी है। तो देवनागरी लिपि का सोर्स भी क्या है? ब्राह्मी लिपि है। देवनागरी लिपि कहाँ से निकली है? ब्राह्मी लिपि से निकली है। और ये कैसे लिखी जाती है? यह बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं, यानी कि लेफ्ट टू राइट, यानी कि क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज इसको लिखा जाता है, जैसे हम लोग लिख रहे हैं तो लेफ्ट से शुरू करते हैं और राइट की तरफ, जैसे देवनागरी लिपि लिखी जाती है वैसे ही ब्राह्मी लिपि भी लिखी जाती थी। जबकि खरोष्टी लिपि जो है वो दाएं से बाएं, यानी कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, जैसे उर्दू लिखी जाती है। तो जो पश्चिमोत्तर प्रांत है वहां से अशोक के जो अभिलेख मिले हैं, जो शिलालेख मिले हैं, उनमें खरोष्टी लिपि और जो यूनान और अफगानिस्तान के आसपास से एरिया से जो मिले हैं उनमें अरमाइक लिपि भी पाई गई है, लेकिन ज्यादातर अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि पाई गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ऑप्शन बी, अनुराधापुर। कुछ मैंने आपके लिए जो शिलालेख है वहां से कुछ प्रश्न बने हैं वो लेकर के आए हैं, लेकिन उससे पहले अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 को देखने के बाद हम देखेंगे कि अगले कई क्वेश्चन हमारे अशोक के शिलालेखों से हैं। वैसे तो आपके लिए जो हम कंटेंट लेकर के आएंगे हिस्ट्री के, उसमें पूरा जो लघु शिलालेख हैं, जो प्रधान शिलालेख हैं या जो स्तंभ लेख हैं, उनमें क्या अंतर है और वे कितने हैं और कहां कहां स्टैब्लिश किए गए हैं, बहुत डिटेल्स में आपको हम बताएंगे कंटेंट में। पर यहां पर हम आपको जो 14 शिलालेख हैं, जो प्रधान या मुख्य शिलालेख हैं, उनकी एक छोटी सी लिस्ट हमने यहां तैयार की है, क्योंकि 2-4 प्रश्न वहां से मुझे दिखाई दे रहे थे। तो पहले प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद फिर उस लिस्ट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रश्न है, निम्न में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? देखिए, अशोक ने अपने अभिलेखों में जो बातें लिखी हैं, जो लिखवाई हैं, उनसे बहुत सारी जानकारी अशोक के बारे में और मौर्य साम्राज्य के बारे में प्राप्त होती है। तो अशोक ने अपने अभिलेखों में, और ये अभिलेख कौन सा था? दूसरा अभिलेख, ठीक है, ये अभिलेख दूसरा था या द्वितीय अभिलेख है। तो इस द्वितीय अभिलेख में अशोक ने अपने पड़ोसी देशों का उल्लेख किया है और इसमें इसने बताया है कि कौन कौन से, उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से राज्य पड़ोसी राज्य हैं। तो आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा एक नाम है जो कि इस अभिलेख में नहीं है। अशोक के अभिलेखों में जिन पड़ोसी राज्यों के नाम दिए गए हैं उनमें से एक इनमें कौन सा नहीं है? बाकी 3 के नाम हैं, ए चोल, बी पांड, सी सत्यपुत्र और डी सातवाहन। तो सातवाहनों का नाम उसमें नहीं है। चोल, पांड, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ये नाम उसमें दिए गए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो नाम अभिलेख में दिए गए हैं, दूसरे अभिलेख में दिए गए हैं, जो नाम दिए गए हैं, ये अशोक के पड़ोसी राज्य थे और निश्चित तौर पर ये अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं थे। लेकिन सातवाहन राज्य का नाम इस पड़ोसी राज्य में नहीं दिया गया। इसका ये मतलब निकलता है कि सातवाहन मौर्य साम्राज्य में के अंतर्गत उस समय आता था और मौर्य शासकों का या अशोक का सातवाहन साम्राज्य पर नियंत्रण था। इसीलिए सातवाहनों को पड़ोसी राज्य के रूप में अशोक के अभिलेखों में उल्लेखित नहीं किया गया है। अब चलिए देख लेते हैं अशोक के उन 14 अभिलेखों के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अगर आप समझ गए तो बहुत सारे इस सीरीज के प्रश्न भी और अदर क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाएंगे। अशोक का जो प्रथम शिलालेख है, इसमें जो मुख्य बातें लिखी हुई हैं, कुल कितने प्रधान शिलालेख हैं? 14। कुल 14 प्रधान शिलालेख हैं। उनमें से पहले में क्या लिखा हुआ है? पशु वध को प्रतिबंधित किया है। हिंसा का विरोध करता है अशोक। पूछा जाता है अपने किस अभिलेख में अशोक ने हिंसा का विरोध किया है? तो ये प्रथम शिलालेख है। इसमें यह कहता है कि पशु वध नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ये अहिंसा का पालन करता है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से प्रभावित है। तो पशु वध को प्रतिबंधित करता है और उत्सव समारोह पर प्रतिबंध लगाता है और प्रजा के लिए यह कहता है कि वह अपना समय धर्म के प्रचार में और ज्ञान प्राप्ति में लगाएं। दूसरा शिलालेख क्या कहता है, जिससे अभी प्रश्न आया था? दूसरा शिलालेख में पड़ोसी राज्यों का उल्लेख किया गया है, जिनमें चोल, पांड, सत्यपुत्र और केरल पुत्र जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है और इसी में सामाजिक कल्याण उपायों के बारे में भी बताया गया है। तो आप देख रहे हैं कि पड़ोसी राज्यों में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र का जो वर्णन किया है दूसरे शिलालेख में, इससे यह पता चलता है
कि ये राज्य अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं थे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है दूसरे शिलालेख में। तीसरा शिलालेख क्या कहता है? ब्राह्मणों को स्वतंत्रता देने के संदर्भ में बात करता है। इस तीसरा शिलालेख में यह कहता है हर 5 साल में युक्ता प्रादेशिक रजकों के साथ धम्म का प्रचार करने के लिए राज्य के सभी क्षेत्रों का दौरा करते हैं। ये कौन है? ये मौर्यकालीन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो कि धम्म के प्रचार से कहीं ना कहीं संबंधित हैं। आगे इसकी भी लिस्ट हम लेकर के आए हैं। तो अशोक ने जिस धम्म का विकास किया था जो कि बौद्ध धर्म से प्रभावित था, उसके प्रचार के लिए हर 5 साल में इन अधिकारियों को राज्य का दौरा करने की बात इसमें कही गई है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें जो प्रश्न आता है, ब्राह्मणों को स्वतंत्रता, यानी कि अशोक का जो सहिष्णुता का जो नियम था कि अगर भले ही बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था लेकिन अन्य धर्मों का भी कोई वहां पर अपमान नहीं हो रहा था, तो ब्राह्मणों को स्वतंत्रता देने से संबंधित ये जो यहाँ पर कथन है तीसरे शिलालेख में, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि अशोक बौद्ध होने से पहले ब्राह्मण धर्म में विश्वास करता था। अगला है चौथा शिलालेख। चौथा शिलालेख में क्या है? भेरी घोष। भेरी घोष क्या था? भेरी घोष का मतलब था कि जो युद्ध के समय में जो घोष किया जाता है, यानी कि युद्ध घोष। भेरी घोष को हम युद्ध घोष भी कह सकते हैं, युद्ध का आवाहन करना या युद्ध का आरंभ करना। तो भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष। धम्म घोष क्या है? शांति की ध्वनि है, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो शांति और अहिंसा का पाठ है उसका प्रचार करना। तो अशोक ने भेरी घोष यानी कि युद्ध के स्थान पर धम्म घोष यानी कि शांति का सहारा लिया या शांति को अपनाया। यह बात उसके चौथे शिलालेख में लिखी हुई है और समाज पर धम्म का प्रभाव, इससे संबंधित बात चौथे शिलालेख में लिखी हुई है। बहुत महत्वपूर्ण है, इससे संदेश मिलता है और वहां से प्रश्न बनते हैं। पांचवा शिलालेख क्या कहता है? दासों के साथ उनके आकाशों द्वारा मानवीय व्यवहार धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में उल्लेख है। ये वाला प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि अशोक द्वारा धम्म महामात्रों की नियुक्ति के संदर्भ में जानकारी उसके कौन से शिलालेख में मिलती है। ये धम्म महामात्र कौन थे? धम्म महामात्र ऐसे अधिकारी थे जो कि धम्म का प्रचार करते थे, यानी कि जो बुद्ध के जो दर्शन है, या जो यहाँ पर बुद्ध के दर्शन हम नहीं कहेंगे, यहाँ पर अशोक ने जिस धम्म का विकास किया था, क्योंकि अशोक का धम्म और बौद्ध धर्म थोड़ा सा अलग था, तो अशोक ने जिस धम्म का विकास किया था जो कि एक प्रकार का नैतिक आचरण था, जिसमें एक ऐसी बातों का संग्रह था जिससे व्यक्ति का जीवन एक शुद्ध और पवित्र बनता है, तो ऐसे धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी और यह बात अशोक के 5वें शिलालेख से पता चलती है। बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न, इसको याद कर लीजिएगा। छठा शिलालेख क्या कहता है? कल्याणकारी उपायों से संबंधित है और राजा की प्रजा के बारे में जानने की इच्छा है, यानी कि शायद ये दुनिया का पहला ऐसा राजा था अशोक जो समस्त प्रजा को अपनी संतान कहता है और यहाँ पर यह प्रजा के बारे में जानने की इच्छा रखता है, प्रजा का रहन सहन, प्रजा की समस्याएं, तो प्रजा के हित के बारे में छठे शिलालेख में यह लिखता है और साथ ही साथ कल्याणकारी उपायों के बारे में छठे शिलालेख में पता चलता है, क्योंकि अशोक ने बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किए थे अपनी प्रजा के लिए। सातवां शिलालेख क्या कहता है? सभी धर्मों और संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भले ही अशोक बौद्ध धर्म से प्रभावित था लेकिन अन्य धर्मों का भी और संप्रदायों का भी समान सम्मान होना चाहिए, तो धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित सातवां शिलालेख अशोक का बहुत महत्वपूर्ण है। आठवां शिलालेख क्या कहता है? अशोक के बोध गया और बोध वृक्ष की यात्रा का उल्लेख है और धर्म यात्रा के माध्यम से ग्रामीण लोगों से संपर्क बनाए रखने की बात इस 8वें शिलालेख में कही गई है। इसमें से क्या महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न बनेगा? अशोक ने गया की यात्रा की और बोध वृक्ष की यात्रा की। गया में क्या था? गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो जाहिर सी बात है, और बोधि वृक्ष यानी कि वह वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधि मतलब ज्ञान, वृक्ष मतलब पेड़, जिस पेड़ के नीचे, पेड़ कौन सा था? पीपल का, तो पीपल के जिस पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे बोधि वृक्ष कहते हैं। इस बोधि वृक्ष की यात्रा और बोध गया की यात्रा से यह संदेश मिलता है कि अशोक बौद्ध धर्म से प्रभावित था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये 8वें शिलालेख से पता चलता है।
9वां शिलालेख कहता है कि लोगों के नैतिक आचरण पर जोर दिया जाए और महंगे समारोह से बचा जाए, यानी कि नैतिक आचरण की जानकारी, यानी कि जनता की नैतिक आचरण पर नजर रखने वाली जो बात है वो 9वें शिलालेख में कही गई है। 10वां शिलालेख है प्रसिद्ध और महिमा की इच्छा की निंदा करना। इसमें लिखा हुआ है कि व्यक्ति को प्रसिद्ध होने और अपना महिमा मंडन करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, सामान्य और साधारण जीवन व्यतीत करना चाहिए। 11वां शिलालेख धम्म की विस्तृत व्याख्या करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, धम्म की विस्तृत व्याख्या करता है। इतिहास में बहुत सारे डाउट हैं कि जो अशोक था इसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था कि नहीं, अशोक बौद्ध था या अशोक केवल बौद्ध धर्म से प्रभावित था, इसको लेकर के इतिहासकारों में बहुत ही मतों में भिन्नता पाई जाती है। तो ये जो तमाम साक्ष्य हैं, जो उदाहरण हैं, इनसे अनुमान लगाया जाता है कि किस सीमा तक अशोक बौद्ध धर्म से प्रभावित था, और अशोक का जो भाब्रू शिलालेख है, भाब्रू अभिलेख है, उससे काफी हद तक ये पता चलता है कि अशोक पर बौद्ध धर्म का जबरदस्त प्रभाव था। 12वां शिलालेख बहुत पूछा जाता है, ये सभी धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता विकसित करने की अपील इसमें की गई है 12वें शिलालेख में। 13वां शिलालेख कहता है कि धम्म के माध्यम से कलिंग युद्ध और विजय के बारे में बताया गया है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध की चर्चा और अशोक के हृदय परिवर्तन की चर्चा की गई है, तो वो 13वां शिलालेख है। 13वें शिलालेख की अन्य महत्वपूर्ण बातें समझें। अशोक का कलिंग युद्ध, युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन, और अशोक का हृदय परिवर्तन होने के बाद भेरी घोष का धम्म घोष में बदल जाना, और इसके अलावा 13वें शिलालेख में भी अशोक ने पड़ोसी राज्यों के बारे में जिक्र किया है। और 14वां और अंतिम शिलालेख में देश के विभिन्न हिस्सों में जहां पर शिलालेख स्थापित किए गए हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार से ये 14 शिलालेख अशोक के बेहद महत्वपूर्ण है, और इन शिलालेखों से बनने वाले प्रश्न आप इस चार्ट के माध्यम से निकाल सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस राजादेश से, राजादेश क्या थे, ये जो शिलालेख में जो मैसेज लिखा हुआ था, जो संदेश लिखा हुआ था, ये क्या है, राजादेश। देखिए, ये इससे मतलब ये नहीं कि कुछ भी उसमें लिख दिया जाएगा, राज्य के आदेश से, यानी कि राजा के आदेश से या राज्य के या शासन के आदेश से जो इस पर लिखे हुए हैं वाक्यांश, उनको राजादेश कहा जाता है। और इन्हीं से यह पता चलता है कि उस समय शासन का संचालन कैसे होता था, राजा की जो सोच थी, जो विचार थे, वो क्या थे। ठीक है, तो पूछा गया है किस राजादेश से बौद्ध धर्म के साथ अशोक के संबंध प्रकट होते हैं। ठीक है, इनमें से कौन से राजादेश से बौद्ध धर्म के साथ अशोक के संबंध प्रकट होते हैं। आपने 14 शिलालेखों में पढ़ा, अगर आपको याद हो तो तब तक आंसर दीजिए, मैं अभी बता रही हूं इसको। ए प्रधान शिलालेख राजादेश नंबर 13, शिलालेख राजादेश नंबर 6, लघु शिलालेख राजादेश नंबर 1 और स्तंभ राजादेश नंबर 4। तो अभी हमने जो चार्ट देखा 14 शिलालेख का, उसमें हमने देखा कि जो 13वां शिलालेख था, इस 13वें शिलालेख में साफ बताया गया है कि अशोक कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर के अशोक ने धम्म का प्रचार किया, और कैसे भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष का सहारा लिया या अहिंसा का पालन किया। तो ये सारी बातें प्रधान शिलालेख या 13वें शिलालेख से पता चलती है। इसका उत्तर हो गया आपका ए। अगला प्रश्न, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें क्या सम्मिलित है। अब इस प्रश्न का उत्तर आप तभी दे पाएंगे, ये ऑप्शन आपके लिए कोई मतलब नहीं है अगर आपको संगम राज्यों के बारे में नहीं पता है। तो संगम राज्य का संबंध किससे था, मेनली इनमें 3 राज्य थे, चोल, चेर और पांड्य। ठीक है, इन्हें हम संगम वंश में पढ़ते हैं, और ये संगम
वंश इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय जो संगम हुए थे, संगम मतलब सभाएं, तो उन्हीं से इनका नाम संगम पड़ा, और उस संगम में जो साहित्य लिखा गया था उस साहित्य से इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो चोल, चेर, पांडे जो या इनको संगम राज्य कहा गया है, और पूछा गया है कि इनमें से कौन से शिलालेख हैं जिनमें इन संगम राज्यों का उल्लेख किया गया है या इन संगम राज्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो अभी हमने जो चार्ट पढ़ा वहीं से ये प्रश्न है। ऑप्शन ए पहला और 10वां शिलालेख, बी पहला और 11वां शिलालेख, सी दूसरा और 13वां शिलालेख, डी दूसरा और 14वां। तो हमारा राइट आंसर होगा दूसरा और 13वां। मैंने आपको बताया कि दूसरे शिलालेख में स्पष्ट तौर पर चोल, चेर, पांड्य, यहाँ पर जो सत्यपुत्र और केरल पुत्र दिया गया है ये भी दक्षिण भारत से ही संबंधित है। तो दूसरे शिलालेख में और 13वें शिलालेख में अशोक ने दक्षिणवर्ती पड़ोसी राज्यों का उल्लेख किया है जो जिनमें संगम राज्य भी आते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है। अगला प्रश्न, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? ए पाली, बी संस्कृत, सी प्राकृत और डी ब्राह्मी। मैंने आपको बताया कि ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है और प्राकृत क्या है? भाषा है। बाकी ये तीनों क्या है? भाषाएं हैं। ये भी भाषा है, ये भी भाषा है। तो पूछा गया है कि जो प्राचीनतम शिलालेख लिखे गए थे वे कौन सी भाषा में थे? तो अगर लिपि होता तो उत्तर डी हो जाता, लेकिन क्योंकि भाषा है तो उत्तर हो जाएगा सी प्राकृत, यानी कि पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। और अगर आपसे पूछा जाता कि पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख सबसे पहले किस राजा के कार्यकाल में लिखे गए, तो वो अशोक था। ठीक है। अगला प्रश्न, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसकी जो स्क्रिप्ट थी उसको पढ़ने में बहुत देर में सफलता मिली। तो कौन सा वह व्यक्ति है इनमें से जिसने पहली बार अशोक के इस ब्राह्मी स्क्रिप्ट को या ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता पाई थी? ए जेम्स प्रिंसेप, बी एच डी साकलिया, सी एस आर गोयल और डी वी एन मिश्रा। तो इसका राइट आंसर होगा ए जेम्स प्रिंसेप। कब हुआ था ये? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक की ब्राह्मी लिपि या ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अभिलेखों को पढ़ा था और ये एक अंग्रेज अधिकारी था। ठीक है। अगला प्रश्न, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? अभी अभी हमने आपको बताया पीछे जब डिस्कस किया कि देवनागरी लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि से ही निकली हुई है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि क्या है? वर्तमान जो हिंदी भाषा हम बोलते हैं और जो हिंदी लिखते हैं वो जो लिखने वाली लिपि है वो देवनागरी लिपि है। अगला प्रश्न है, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? यानी कि जो 14 अभिलेख थे इनमें कौन सा अभिलेख है जिसमें पूर्ण रूप से सहिष्णुता की बात कही गई है? 13वां शिलालेख, 12वां शिलालेख, 7वां शिलालेख और डी भाब्रू लघु शिलालेख। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 12वां शिलालेख। अभी अभी आपने देखा 12वें शिलालेख में सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की बात कही गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी 12वां शिलालेख होगा। ये जो भाब्रू का शिलालेख है इसमें अशोक के बौद्ध होने के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है। बाकी अभिलेखों के बारे में चार्ट में दिया हुआ है। अगला प्रश्न, टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे। राजनयिक संबंध क्या होते हैं? राजनयिक संबंध इनको हम बोल सकते हैं। राजनयिक संबंध का मतलब होता है कि एक दूसरे के यहाँ जो शासन है वो आपस में संबंधित था और राजदूतों का आदान प्रदान होता था और एक दूसरे के राजा एक दूसरे के साथ राजनीतिक संबंध रखते थे। ठीक है। यह जो टालमी फिलाडेल्फस है कहाँ का शासक था? पूछा गया है
कि टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे वे कहाँ का शासक था, यानी कि ये कहाँ का था? ए साइरोन, बी मिस्र, सी मकदूनिया और डी सीरिया। तो ये मिस्र का शासक था। मिस्र के शासक टालमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के अच्छे खासे जो एक दो राजाओं के बीच जैसे राजनीतिक संबंध होते, राजनयिक संबंध होते हैं, उस प्रकार से था। और इनसे ये पता चलता है कि मौर्यकालीन, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो चाहे वो अशोक हो, इनके समय में विदेशी राजाओं के साथ या विदेशियों के साथ अच्छे संबंध थे, अच्छे सूचनाओं का आदान प्रदान होता था। और कहीं ना कहीं यह जो कौटिल्य था उसका प्रभाव था, क्योंकि कौटिल्य ने अपने जो साप्तांग सिद्धांत दिए हैं उन साप्तांग सिद्धांतों में से 7वां और अंतिम सिद्धांत है मित्र, यानी कि किसी राजा के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ मैत्रीवत संबंध होना बहुत जरूरी है, इससे राज्य की सुरक्षा बनी रहती है। तो इसी सिद्धांत का पालन करते हुए मौर्य शासकों ने, जिनमें खास तौर से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम, अशोक ने इसे धम्म के माध्यम से बनाया और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य विस्तार के माध्यम से एक तो अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया और पड़ोसी राज्यों के साथ मित्रवत व्यवहार भी बनाए। तो जैसे आज हमारी विदेश नीति होती है, हम अपनी विदेश नीति में पड़ोसी राज्यों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीवत संबंध बनाते हैं, वैसा ही इन मौर्य शासकों ने किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? ये जो 4 अभिलेख हैं इनमें अशोक का अभिलेख भी किसके साथ पाया गया है? ए महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, बी गौतमी पुत्र शातकर्णी से संबंधित नासिक प्रशस्ति, सी खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ए महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। महाक्षत्रप की जो उपाधि थी ये शकों की, यानी कि जो शक थे उन्हें महाक्षत्रप या क्षत्रप कहा जाता था। तो ये जो रुद्रदामन था ये भी एक शक शासक था। इसके जो जूनागढ़ अभिलेख है, इस जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का अभिलेख भी पाया गया है और अशोक के इसी अभिलेख में यह लिखा हुआ है कि अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित की गई सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। यह बात हमें इस जूनागढ़ अभिलेख से ही पता चलती है जिसमें अशोक का अभिलेख दर्ज किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है? आपके सामने ये जो 4 नाम लिखे हैं ये अधिकारी हैं जो कि प्रशासन में अपनी भूमिका निभाते थे, जो इनका कार्य था। लेकिन इनमें से 3 ऐसे हैं जो मौर्य प्रशासन से संबंधित है, एक ऐसा है जो उससे बाहर है। आपको उसी एक का नाम बताना है जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। ए युक्त, बी प्रादेशिक, सी रज्जुक और डी अग्रहारिक। तो ये तीनों जो है ये मौर्यकालीन थे, लेकिन ये जो डी है अग्रहारिक, यही आपका सही उत्तर है। ये गुप्तकालीन था। ठीक है, यह गुप्तकालीन था और यह क्या करता था? यह दान विभाग का प्रमुख था। दान विभाग यानी कि वह विभाग जहां से दान दिया जाता था, मुख्य रूप से भूमि दान। तो मुख्य रूप से जो भूमि दान दिया जाता था उस विभाग का अधिकारी था, मुख्य अधिकारी था। और किस काल में था ये गुप्तकालीन अधिकारी था। लेकिन ये तीनों जो है ये मौर्यकालीन है। युक्त क्या करता था? युक्त जिले में राजस्व की वसूली करता था। प्रादेशिक क्या था? प्रादेशिक वर्तमान कमिश्नर के समान था। और रज्जुक क्या था? रज्जुक जो है ये देखिए प्रादेशिक वर्तमान कमिश्नर के साथ साथ सामाजिक न्याय की जिम्मेदारी भी उठाता था। यह सामाजिक न्याय के साथ साथ जो राजस्व संबंधी जो जिम्मेदारियां हैं उसको भी उठाता था। और ये प्रादेशिक, जबकि रज्जुक जो है ये क्या करता था? रज्जुक राजस्व संबंधी अधिकारी था, यानी कि यह राजस्व संबंधी अधिकारी था। तो ये तीनों जो है ये मौर्यकालीन अधिकारी थे, जबकि अग्रहारिक जो है ये गुप्तकालीन अधिकारी था। अब ये कुछ अधिकारियों के, मौर्यकालीन अधिकारियों के नाम यहां पर मैंने आपके लिए लिस्ट बनाई है जहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मौर्यकालीन महत्वपूर्ण अधिकारियों की लिस्ट में पर्ण्याध्यक्ष
कौन होता था? वाणिज्य का अध्यक्ष, यानी कि जो वाणिज्य अधिकारी होता था, जैसे हमारे वित्त मंत्री हैं वैसे ही होता था ये पर्यवेक्षक। पौतवा अध्यक्ष क्या था? पौतवा अध्यक्ष माप तौल का अध्यक्ष था। जो माप और तौल होती थी, जो बाट वगैरह जो होते हैं ना, बाट माप तौल अधिकारी आज भी होते हैं हमारे पीसीएस रैंक के, तो वो जो थे उन्हें पौतवा अध्यक्ष कहा जाता था। सुरा अध्यक्ष का संबंध किससे था? शराब एवं मदिरा का अध्यक्ष। जैसे आज सरकारी जो शराब की बिक्री होती है उसका एक विभाग होता है, एक मंत्रालय होता है, वैसे ही मौर्य काल में भी था, तो सुरा अध्यक्ष कहते थे इसको। सूना अध्यक्ष कौन था? बूचड़ खाने का अध्यक्ष था। बूचड़ खाना क्या होता है? जहां पर मांस आदि बिकता था, मीट बिकता था, तो ऐसे सभी बूचड़ खाने का जो निगरानी है वो सूना अध्यक्ष करता था। अकारा अध्यक्ष क्या था? खानों का अध्यक्ष। खाइन जो माइंस होती हैं, जो खुदाई होती जमीन से, जिनसे महत्वपूर्ण खनिज निकाले जाते थे, तो ऐसी खानों का जो अध्यक्ष था वो आकरा अध्यक्ष था। सीता अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण है, खूब सारे पूछे जाते हैं। सीता अध्यक्ष कौन था? कृषि विभागों का अध्यक्ष था। साथ में एक चीज यहां पर और जोड़ दीजिए, राजकीय कृषि, यानी कि जो राजकीय भूमि होती थी वह जमीन जो राजा के नियंत्रण में या शासन के नियंत्रण में होती थी, सरकारी जमीन इसको आप कह सकते हैं, तो सरकारी जमीन पर जो कृषि की जाती थी उसका अध्यक्ष था ये सीता अध्यक्ष। जैसे कुछ जमीनें प्राइवेट होती हैं लोगों की अपनी, कुछ सरकारी, तो जो सरकारी जमीनें थी उस समय, यानी कि जो राजा के नियंत्रण की जमीनें थी, उन्हें कहा जा, उनका जो अध्यक्ष था उसे सीता अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है। कुप्या अध्यक्ष कौन था? कुप्या अध्यक्ष वन एवं उसकी संपदा का अध्यक्ष था। सूत्रा अध्यक्ष कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष था। लोहा अध्यक्ष धातु विभाग का था। लक्षणा अध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष था। बहुत महत्वपूर्ण है। टकसाल जहां पर सिक्के ढाले जाते थे, कॉइन्स ढाले जाते थे, उसकी निगरानी लक्षणा अध्यक्ष करता था। मुद्रा अध्यक्ष क्या करता था? पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष था। ये देखिए कितने प्रगतिशील थे ये लोग। और मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में मैगस्थनीज ने बड़ी अच्छी जानकारी दी है, जिले के नगर के प्रशासन के बारे में। तो कुल मिलाकर के मौर्यकालीन प्रशासन अपने समय में उत्तम कोटि का था। बड़े ही व्यवस्थित तरीके से वर्गीकरण के आधार पर अलग अलग विभाग बनाए गए थे और उन सबका नियंत्रण राजा के पास रहता था। यानी कि पूर्ण केंद्रीकृत व्यवस्था में विकेंद्रीकरण कैसे लागू किया कि संपूर्ण केंद्रीकरण उसका राजा के पास रहे, लेकिन विभागों का बंटवारा अलग अलग अधिकारी और अध्यक्षों में करके हर कार्य को बहुत ही सुनियोजित तरीके से मौर्यकालीन प्रशासन में किया जाता था। नवा अध्यक्ष कौन था? जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष था। ठीक है। जहाज रानी विभाग यानी कि जिसमें नाव वगैरह होती हैं, जहाज बनाए जाते हैं, उसका अध्यक्ष था। विदिता अध्यक्ष चारागाह का अध्यक्ष था। चारागाह का अध्यक्ष क्या होता है? चारागाह जहां पर घास होती है, पशुओं के चरने का स्थान, उसका। संस्था अध्यक्ष कौन था? बाजार का अध्यक्ष था। लवड़ा अध्यक्ष नमक विभाग का अध्यक्ष था। शुल्का अध्यक्ष चुंगी एवं शुल्क विभाग का अध्यक्ष था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो प्रधान अधिकारी या अध्यक्ष थे मौर्यकाल के, उनके